अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर हमारा 10 चल रहा है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। और आज इस वीडियो के अंदर हम लोग हुक्स लॉ को अप्लाई करने जा रहे हैं एक हेलिकल स्प्रिंग के ऊपर। हुक्स लॉ हमने पिछली वीडियो के अंदर पढ़ा था, पिछली वीडियो के अंदर स्टडी किया था, और आज उसी लॉ को हम लोग एक हेलिकल स्प्रिंग के ऊपर अप्लाई करने जा रहे हैं। हेलिकल स्प्रिंग बेसिकली स्पायरल किस्म का स्प्रिंग होता है, इस तरह का, जो कि नॉर्मली हम लोग अपनी डेली लाइफ के अंदर जो भी स्प्रिंग वगैरह देखते हैं वो हेलिकल स्प्रिंग ही कहलाते हैं। हेलिकल का मतलब होता है कि स्पाइरल किस्म की कोई बॉडी, तो हेलिकल स्प्रिंग मतलब इस तरह का स्प्रिंग। अब ये जो स्प्रिंग है, हमें पता है कि ये एक इलास्टिक बॉडी है, यानी कि इसके ऊपर अगर हम लोग डिफॉर्मेशन फोर्स लगाएं या एक्सटर्नल फोर्स लगाएं और उसको रिमूव करें तो ये अपनी ओरिजिनल शेप के अंदर वापसी चला जाता है। तो ये एक इलास्टिक बॉडी है, मतलब इसके पास जो है वो इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी जो है वो मौजूद होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको और हुक्स लॉ को अप्लाई करते हैं हेलिकल स्प्रिंग के ऊपर। तो इस टॉपिक के अंदर हम लोग क्या करने वाले हैं कि हेलिकल स्प्रिंग के ऊपर हुक्स लॉ को अप्लाई करते हुए एक फार्मूला जो है वो ड्राइव करके लेके आने वाले हैं, जो कि इस स्प्रिंग के लिए होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन लिख लेते हैं और यहाँ पे उसकी डायग्राम बना लेते हैं ताकि हमें जो है ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाए। तो सबसे पहला जो कुछ पॉइंट्स हैं इसके कंसीडरेशन के, वो ये हैं कि लेट करो हेलिकल स्प्रिंग be suspended vertically from a fixed support। तो सबसे पहले तो भाई आप लेट करो कि एक हेलिकल स्प्रिंग है जो कि सस्पेंडेड है एक फिक्स्ड सपोर्ट से। तो ये हमारे पास जो है वो एक हेलिकल स्प्रिंग है जो कि सस्पेंडेड है, ये हमारे पास फिक्स सपोर्ट है। पहला पॉइंट हमें ये बता रहा है। इसी तरह दूसरे पॉइंट के अंदर वो हमें ये बता रहे हैं कि अ ब्लॉक इज़ अटैच्ड एट द एंड ऑफ द स्प्रिंग। ठीक है भाई, तो यहाँ पे हम एक ब्लॉक जो है वो सस्पेंड कर देते हैं या इसके साथ अटैच कर देते हैं, जो कि इन्होंने दूसरे पॉइंट के अंदर हमें बताया। सबसे पहले पॉइंट के अंदर ये हेलिकल स्प्रिंग कंसीडर करो जो कि फिक्स सपोर्ट से अटैच्ड है या सस्पेंडेड है, और फिर दूसरे पॉइंट के अंदर कि जो इसका दूसरा एंड है उसके ऊपर हमने एक ब्लॉक जो है वो लगा दिया है। तीसरे पॉइंट के अंदर ड्यू टू फोर्स ऑफ ग्रेविटी the block will move downward। अब हमें पता है कि जैसे ही हम इसके ऊपर यहाँ पे ब्लॉक अटैच करेंगे तो इस ब्लॉक के वेट की वजह से या ग्रेविटी की फोर्स की वजह से जो ये ब्लॉक है ये नीचे की तरफ जो है वो मूव करना स्टार्ट कर देगा। ये हमें तीसरे पॉइंट के अंदर इन्होंने बताया। और चौथे पॉइंट के अंदर आफ्टर अ लिटिल वाइल, कुछ देर के बाद, द ब्लॉक विल कम्स टू रेस्ट एंड अटेन इक्विलिब्रियम। अब हमें पता है कि जैसे ही हम इसके ऊपर ब्लॉक लगाएंगे तो ये नीचे की तरफ जाएगा, और चूँकि स्प्रिंग जो है वो उसके अंदर एक अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स होती है जो कि इस ब्लॉक को वापसी ऊपर की तरफ खींचेगी। फिर ये नीचे आएगा, फिर ऊपर आएगा, फिर करते 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 कुछ देर के बाद आफ्टर अ लिटिल वाइल ये जो ब्लॉक है ये रेस्ट के अंदर आ जाएगा और इक्विलिब्रियम जो है वो अटेन कर लेगा, यानी कि वेट की फोर्स नीचे की तरफ लग रही होगी और एक फोर्स जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में इस स्प्रिंग के अंदर जो है वो जनरेट हो रही होगी, जो कि टेंशन की फोर्स होगी। टेंशन की फोर्स होगी जो कि इस स्प्रिंग के अंदर जनरेट हो रही होगी, और ये वाली जो थी इसकी वेट की फोर्स थी। तो अभी तक हमने क्या किया कि एक स्प्रिंग जो है वो फिक्स सपोर्ट से अटैच किया, उसके एक एंड के साथ ब्लॉक लगाया, और चौथे पॉइंट में क्या बताया हमें कि ये ब्लॉक जो है
ये नीचे जाएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे जाएगा, फिर ऊपर आएगा, और करते करते एक पॉइंट ऐसा आएगा कि ये रेस्ट के अंदर आ जाएगा और इक्विलिब्रियम को अटेन कर लेगा। पांचवें पॉइंट के मुताबिक अंडर दिस कंडीशन, इस कंडीशन के अंदर, इस इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन के अंदर, द ब्लॉक इज अंडर द एक्शन ऑफ टू फोर्सेस। हमें पता है कि इस इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन के अंदर, इस कंडीशन के अंदर जब ये रेस्ट के अंदर, ये इक्विलिब्रियम के अंदर आ जाएगा, तो इस ब्लॉक के ऊपर दो फोर्सेस जो है वो अप्लाई हो रही होंगी, दो फोर्सेस लग रही होंगी। एक इसकी वेट की फोर्स जो नीचे की तरफ खींच रही होगी, और एक जो होगी वो टेंशन की फोर्स होगी जो कि इसको ऊपर की तरफ खींच रही होगी। और अगर वही दो फोर्सेस हम लोग यहाँ पे लिखें तो नंबर 1 जो फोर्स है इसके ऊपर वो है द फोर्स ऑफ ग्रेविटी या फिर वेट की फोर्स, और जो दूसरी फोर्स है वो हमारे पास द फोर्स ऑफ टेंशन, जो कि टी है, टेंशन की फोर्स। तो ये हमारे पास इसकी कुछ कंसिडरेशन थी जिसके अंदर हमने 5 पॉइंट बताए बारी बारी के हमने क्या क्या किया है। सबसे पहले एक स्प्रिंग लिया, उसको फिक्स सपोर्ट से अटैच कर दिया, उसके दूसरे एंड पे जो एक ब्लॉक लगा दिया। फिर हमें पता है कि जो इसके ऊपर, ब्लॉक के ऊपर इसकी वेट की फोर्स है वो नीचे की तरफ लग रही होगी, और ये ब्लॉक जो है वो नीचे की तरफ मूव करेगा। जैसे हम लोग इसको छोड़ेंगे तो ये ब्लॉक नीचे की तरफ जाएगा, और कुछ देर के बाद जो ब्लॉक है ये रेस्ट के अंदर आ जाएगा। मतलब जैसे हम लोग छोड़ेंगे ये नीचे जाएगा, और स्प्रिंग इसको ऊपर की तरफ खींचेगा, फिर ये नीचे आएगा, फिर ऊपर आएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर आएगा, और करते करते एक पॉइंट ऐसा आएगा कि ये रेस्ट के अंदर आ जाएगा और इक्विलिब्रियम को जो है वो अटेन कर लेगा। और फिर इस इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन के अंदर हमें पता है कि इसके ऊपर दो फोर्सेस जो हैं वो एक्ट कर रही होंगी। एक इसकी वेट की फोर्स जो कि नीचे की तरफ है, या फिर जो ग्रेविटी की फोर्स है नीचे की तरफ, और एक जो है वो टेंशन की फोर्स है जो कि ऊपर की तरफ जो है वो लग रही है। अब हम लोग इसके ऊपर लगाने वाले हैं हुक्स लॉ, और हुक्स लॉ को अगर हम लोग रिवाइज करें तो हुक्स लॉ क्या था? स्ट्रेस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, यानी कि किसी इलास्टिक बॉडी के ऊपर जितना हम स्ट्रेस अप्लाई करते हैं, जितना स्ट्रेस उस बॉडी के ऊपर लगाते हैं, उतना ही उसके अंदर स्ट्रेन आता है, उतना ही उसके अंदर जो है वो चेंज आता है। और अगर इसकी दूसरी डेफिनेशन या फिर जो दूसरे लफ्ज़ों के अंदर उन्होंने समझाया था, इन अदर वर्ड्स, द डिफॉर्मेशन इन अ बॉडी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स, यानी कि जितनी अप्लाइड फोर्स है, जितनी डिफॉर्मेशन फोर्स किसी बॉडी के ऊपर हम लोग लगा रहे हैं, उसके अंदर उतनी ही ज़्यादा डिफॉर्मेशन आएगी। तो अगर यहाँ पे हम लोग हुक्स लॉ अप्लाई करें तो हुक्स लॉ अप्लाई करने के बाद हमारे पास एक एक्सप्रेशन बनेगी जो कि इसी हेलिकल स्प्रिंग की एक्सप्रेशन है जो कि हमें निकालनी है। तो अगर यहाँ पे लिखें कि अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ के मुताबिक जो डिफॉर्मेशन फोर्स होती है या फिर जो अप्लाइड फोर्स होती है इज़ प्रोपोर्शनल टू डिफॉर्मेशन। ये हमारे पास शॉर्ट के अंदर जो है वो हुक्स लॉ यहाँ पे लिखा हुआ है। तो अब हमें यहाँ पे ये पहचानना है कि इसके अंदर अप्लाइड फोर्स या फिर वो वाली फोर्स जो इसके अंदर इसकी लेंथ के अंदर या इसके अंदर डिफॉर्मेशन लेके आ रही है वो कौन सी है, और जो डिफॉर्मेशन है वो क्या आ रही है बेसिकली। तो हम इसको थोड़ा मज़ीद जो है वो डिटेल के अंदर या मज़ीद जो है वो खोल के इसको समझते हैं। ये बेसिकली यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक डायग्राम का एक हिस्सा बना हुआ है जो कि हमें ये इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि ब्लॉक यहाँ पे अटैच हुआ है, लेकिन ब्लॉक अटैच होने के बाद क्या हुआ है वो हमें इससे नहीं पता लग रहा। तो वो उसकी भी हम लोग डायग्राम बना लेते हैं कि ब्लॉक अटैच होने के बाद क्या होगा, क्योंकि हमें पता है कि जब हम कुछ वेट किसी स्प्रिंग के ऊपर लगाएंगे तो उसकी जो लेंथ है उसके अंदर इजाफा आ जाएगा, यानी कि वो स्ट्रेच हो जाएगा। तो ये वही ब्लॉक है, मतलब ये इसकी दूसरी वाली कंडीशन वाली डायग्राम है, या फिर ब्लॉक लगाने के बाद क्या हुआ वो वाली डायग्राम है। तो
क्या होगा कि ये वेट की फ़ोर्स होगी, ये वही इसके अंदर टेंशन की फ़ोर्स होगी, और इसकी लेंथ के अंदर चेंज कितना आया या फिर इसके अंदर डिफॉर्मेशन कितना आया वो यहाँ से लेकर यहाँ तक है, और इसको हम लोग एक्स का नाम दे रहे हैं। इस डिस्टेंस को, ये जो ये डिफॉर्मेशन इस स्प्रिंग के अंदर आई है, जो चेंज आया इसकी लेंथ के अंदर, इसको हम लोग एक्स का नाम दे रहे हैं। और यहाँ पे जो हमें पता है कि फोर्स है जो कि इसके अंदर डिफॉर्मेशन लेके आ रही है, वो इस ब्लॉक की वेट की फ़ोर्स है या फिर इस ब्लॉक की ग्रेविटी की फ़ोर्स है, और ये वाली जो अप्लाइड फोर्स है हमारी, ये टेंशन के भी बराबर हो सकती है। तो अगर यहाँ पे हम लोग टेंशन को फोर्स का नाम दे दें या फिर अप्लाइड फोर्स का नाम दे दें, तो इस हेलिकल स्प्रिंग के मुताबिक ये जो हमारे पास हुक्स लॉ था, जो कि एक बेसिकली रिवीजन है जो हमने कल पढ़ा था, तो हेलिकल स्प्रिंग के लिए अगर इसी लॉ को, इसी वर्डिंग को थोड़ा सा चेंज करके लिखें, तो हेलिकल स्प्रिंग के लिए इसकी क्या वर्डिंग है, तो वो है कि टेंशन is directly proportional to extension। ये हमारे पास हेलिकल स्प्रिंग के लिए हुक्स लॉ है कि टेंशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंशन। और ये बेसिकली कुछ भी नहीं है, जो ऊपर वाली हमारी डेफिनेशन थी उसी को यूज़ करते हुए, उसी की वर्डिंग को इस्तेमाल करते हुए यहाँ पे इन्होंने अपने टर्मिनोलॉजीज़ जो हैं वो इस्तेमाल किए, और अप्लाइड फोर्स की जगह जो है वो टेंशन लिख दिया, और डिफॉर्मेशन की जगह जो है वो एक्सटेंशन लिख दिया। अब यहाँ पे जो टेंशन है वो ये वाली है, और ये हमें ये बता रहा है कि टेंशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्सटेंशन के, यानी कि जितना ज़्यादा हम लोग वेट यहाँ पे अप्लाई करेंगे, यानी कि जितना ज़्यादा बड़ा ब्लॉक यहाँ पे लगाएंगे उसका वेट भी उतना ही ज़्यादा होगा, और उसके वेट की वजह से जो टेंशन की फ़ोर्स यहाँ पे प्रोड्यूस होगी वो भी उतनी ही ज़्यादा होगी। तो टेंशन की फ़ोर्स जितनी ज़्यादा होगी उतनी ही ज़्यादा एक्सटेंशन इसके अंदर आएगी। वही हमारे पास हुक्स लॉ था कि जितनी ज़्यादा आप फोर्स लगाओ उतनी ज़्यादा डिफॉर्मेशन आए, तो ये हमारे पास डिफॉर्मेशन थी, और इसको यहाँ पे इन्होंने एक्सटेंशन का नाम दिया हुआ है। एक्सटेंशन का मतलब कि जो इजाफा आ गया इस स्प्रिंग की लेंथ के अंदर, तो ये हमारे पास डिफॉर्मेशन थी, और टेंशन को जो है उन्होंने अप्लाइड फोर्स जो है वो यहाँ पे बताया हुआ है कि ये अप्लाइड फोर्स जितनी, और हमें पता है कि अप्लाइड फोर्स जो है वो बेसिकली ये वाली है जो हम लोग यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, जो नीचे की तरफ है, लेकिन चूँकि इन दोनों का मैग्नीट्यूड जो होता है वो सेम होता है, और इसको हमने एफ़ का नाम दे दिया टेंशन को, तो इसलिए या तो टेंशन लिखो या ये वाली फोर्स लिखो, एक ही बात है। तो अगर यहाँ पे हम लोग बोलें कि इफ़ एफ स्टैंड्स फॉर टेंशन एंड एक्स स्टैंड्स फॉर extension, then according to Hooke's law F is proportional to X, यानी कि जो अप्लाइड फोर्स है वो जितनी ज़्यादा हम लोग बढ़ाएंगे उतनी ज़्यादा एक्सटेंशन जो है वो इस स्प्रिंग के अंदर आएगी। अप्लाइड फोर्स जितनी ज़्यादा बढ़ाएंगे उतनी ज़्यादा ये टेंशन की फ़ोर्स होगी, और जितनी ज़्यादा टेंशन की फ़ोर्स होगी उतनी ज़्यादा एक्सटेंशन जो है वो इसके अंदर आएगी। तो हुक्स लॉ हेलिकल स्प्रिंग के लिए हमें क्या बताता है कि जितनी ज़्यादा टेंशन की फ़ोर्स इस स्प्रिंग के अंदर आप जनरेट करोगे उतनी ही ज़्यादा एक्सटेंशन जो है वो इस स्प्रिंग के अंदर होगी। अब हमें पता है कि अगर ये हम प्रोपोर्शनल का साइन हटाएं तो एक इज इक्वल टू और एक कांस्टेंट जो है वो यहाँ पे आएगा, और साथ में x, और यहाँ पे जो कांस्टेंट है वो बेसिकली k है, और साथ में x मल्टीप्लाई हो रहा है, और यहाँ पे एक माइनस का साइन भी आता है। माइनस का साइन बेसिकली सिर्फ और सिर्फ ये बता रहा है कि जो ये टेंशन है और जो एक्सटेंशन है ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन के अंदर है। माइनस का साइन सिर्फ डायरेक्शन को शो करने के लिए जो है यहाँ पे हमने लगाया है, और यहाँ पे लिख भी दो कि जो नेगेटिव साइन है here is just showing that tension and extension are in opposite direction। नेगेटिव साइन जो है वो सिर्फ और सिर्फ ये बता रहा है कि जो टेंशन है और जो एक्सटेंशन है ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, और ये सिर्फ डायरेक्शन को शो करने के लिए हमने यहाँ पे लगाया है। और ये जो के है
ये हमारे पास स्प्रिंग कांस्टेंट कहलाता है। और हर स्प्रिंग की अपनी के की वैल्यू होती है, हर स्प्रिंग का अपना कांस्टेंट होता है जो कि हमें ये बता रहा होता है कि फॉर एग्जांपल अगर इस के की हम लोग वैल्यू निकालें तो के की वैल्यू कैसे निकालेंगे, एक्स यहाँ पे इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास जो के की वैल्यू आएगी वो आएगी f/x। और इसका मतलब ये है कि एक यूनिट एक्सटेंशन किसी स्प्रिंग के अंदर लाने के लिए कितनी फोर्स रिक्वायर्ड है। अगर इस एक्सटेंशन को, अगर इस x को हम लोग मीटर के अंदर मेजर कर रहे हैं, यानी कि मीटर जो है वो यूनिट ले रहे हैं, तो 1 मीटर एक्सटेंशन लाने के लिए इस किसी स्प्रिंग के अंदर कितनी फोर्स रिक्वायर्ड है। और ये के की वैल्यू हर स्प्रिंग के लिए अलग अलग होती है और ये डिपेंड करती है कि स्प्रिंग किस मटेरियल से मिलकर बना हुआ है। क्योंकि हम लोग देखते हैं कि काफ़ी सारे स्प्रिंग ऐसे होते हैं कि जिसके ऊपर हम फोर्स लगाते हैं और वो आसानी से स्ट्रेच हो जाते हैं, और काफ़ी सारे ऐसे होते हैं कि जो आसानी से स्ट्रेच नहीं होते, मतलब काफ़ी ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ती है उसको स्ट्रेच करने के लिए या फिर उसके अंदर एक्सटेंशन लाने के लिए। तो ये डिपेंड करता है कि वो स्प्रिंग किस मटेरियल से बना है, तो इसलिए के की वैल्यू हर स्प्रिंग के लिए अलग अलग होती है। और ये बेसिकली हमारे पास फाइनल फार्मूला है F = -K/x, जो कि हमारे पास हेलिकल स्प्रिंग के लिए एक एक्सप्रेशन बनी है हुक्स लॉ को अप्लाई करते हुए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।